हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान एकेडमी। मेरा नाम राघव है। आज हमारे कंप्यूटर बेसिक कोर्स का दूसरा दिन है। पहले दिन हमने फंडामेंटल्स कंप्यूटर कॉन्सेप्ट का पार्ट 1 किया था। आज हम उसका पार्ट 2 करने वाले हैं। तो अगर आपने पार्ट 2 देखने से पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के। आप वहां से जाकर पार्ट 1 देख लेना, या फिर मैं इस कंप्यूटर बेसिक कोर्स का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डाल दूंगा। आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट से सारे वीडियोस देख सकते हो फिर। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे टॉपिक पर चलते हैं। तो पहले पहले हमारे टॉपिक्स क्या थे जो हमने पार्ट 1 में कवर किया है, वो है व्हाट इज कंप्यूटर। ठीक है, फिर मीनिंग ऑफ वर्ड कंप्यूटर, फिर फादर ऑफ कंप्यूटर, फिर डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, फिर देखा है हाउ कंप्यूटर वर्क्स, फिर हमने देखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, फिर हमने देखा है हिस्ट्री एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। ये सारे टॉपिक्स हमने पार्ट 1 में कवर किया है। आप पार्ट 1 के वीडियो में जाकर देख लेना। आज हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में हमारा पहला टॉपिक क्या है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो कंप्यूटर का जो वर्जन आया है ना, कि पहले कंप्यूटर क्या था, फिर अभी कौन सा टाइम चल रहा है, या फिर बीच में कौन सा था, वो सारे चीजें हम यहाँ पे जानेंगे। तो पहले जितने भी कंप्यूटर्स थे पहले उनके बारे में जान लेते हैं, फिर अभी के बारे में जानेंगे। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डेटा। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि मैनिपुलेट करता है इंफॉर्मेशन को, मतलब इंफॉर्मेशन को वो समझता है या फिर उसे ऑपरेट करता है। ठीक है, या फिर उसे मैनेज करता है। तो मैनिपुलेट का मतलब ये है कि उसे ऑपरेट करता है, मैनेज करता है, या फिर उसे समझता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन को समझता है, फिर उसे डेटा, उस चीज को वो डेटा बना देता है। इट हैज द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्रेटिव एंड प्रोसेस डेटा। उसकी एबिलिटी क्या है कंप्यूटर की, कि वो कोई भी डेटा स्टोर करके रख सकता है, और रिट्रेव मतलब कि रिस्टोर कर सकता है। अगर मान लो कोई चीज अगर डिलीट हो जाती है आपसे गलती से, तो वो डेटा को दोबारा रिस्टोर कर सकता है। ठीक है, फिर प्रोसेस डेटा, उस डेटा को प्रोसेस कर सकता है। Nowadays, a computer can be used to type documents, send email, play games and browser the web। मतलब क्या है, अभी के टाइम पे कंप्यूटर को किस किस काम के लिए यूज किया जाता है, टाइप डॉक्यूमेंट्स को टाइप करने के लिए, किसी को मैसेज भेजने के लिए, या फिर गेम्स खेलने के लिए, या फिर ब्राउजर चलाने के लिए। ब्राउजर मतलब क्रोम, या फिर कोई भी वेबसाइट चलाने के लिए यूज किया जाता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू एडिट और क्रिएट स्प्रेडशीट्स, प्रेजेंटेशन एंड इवन वीडियोज। अभी के टाइम पे हम कंप्यूटर का यूज करते हैं स्प्रेडशीट्स बनाने में, प्रेजेंटेशंस बनाने में और वीडियो एडिट करने में। ठीक है, इन चीजों में यूज करते हैं कंप्यूटर को। बट द एवोल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सिस्टम स्टार्टेड अराउंड 1946 विद द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर इवॉल्विंग एवर सिंस। इसका मतलब क्या है, ये जो कंप्यूटर का जो कॉम्प्लेक्स का, ये जो कंप्यूटर इतना एक गंभीर सा एक और बहुत ही टफ सा एक जो जो पूरा तरह से एक इन्वेंशन है, ये इन्वेंशन कब शुरू हुआ था, 1946 में ये शुरू हुआ था। ठीक है, विच द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था। और इसकी इवॉल्विंग अभी तक चल रही है, मतलब इस पे काम अभी तक चला जा रहा है। ठीक है, मतलब इसको अभी भी बेहतर बनाने की कोशिश करे जा रहे हैं अभी के टाइम पर भी। ठीक है, तो हम देखेंगे देयर आर 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। 5 जनरेशन टाइप के कंप्यूटर होता है, मतलब 5 तरह के कंप्यूटर होता है पुराने टाइम से लेकर अभी के टाइम तक। तो पहला क्या था, फर्स्ट जनरेशन 1940 टू 1956। जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था वो 1940 से लेकर 1956 तक था। द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन वैज फ्रॉम 1940 टू 1956। वही सेम वर्ड बताया जा रहा है, बात बताई जा रही है यहाँ पे। द कंप्यूटर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स। जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था ना, उसको वैक्यूम ट्यूब से बनाया गया था। वैक्यूम ट्यूब्स आर द बेसिक कंपोनेंट्स फॉर मेमोरी। मतलब जो वैक्यूम ट्यूब्स का जो इस्तेमाल किया गया था ना, वो मेमोरी के लिए, मतलब स्टोरेज के लिए इसको यूज किया गया था वैक्यूम ट्यूब्स को। एंड सर्किटरी सर्किटरी फॉर सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सर्किटरी यूज किया गया था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब प्रोसेसिंग करने के लिए सर्किटरी का यूज गया था, जिसका नाम है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म है। अब देखते हैं, दिस ट्यूब्स लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब। ये वाले जो ट्यूब्स थे, ये एक तरह से इलेक्ट्रिक बल्ब्स की तरह काम करते थे। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब्स प्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ हीट एंड इंस्टॉलेशन। लॉट ऑफ हीट मतलब ये बहुत गर्मी पैदा करते थे। मतलब ये जो बल्ब थे ना, जो ट्यूब से जो बल्ब बनाए गए थे, ये काफी गर्मी पैदा करते थे। एंड द इंस्टॉलेशन यूज फ्रीक्वेंटली। मतलब इसका जो इंस्टॉलेशन, मतलब इसको जब लगाया गया था ना, तो ये
कुछ देर बाद बाद ही ना फ्यूज हो जाता था, मतलब जैसे कि बल्ब फ्यूज हो जाता है ना, वैसे ही ये कुछ कुछ देर बाद फ्यूज हो जाता था। अब आगे देखते हैं, देयर फोर दे वेयर वेरी एक्सपेंसिव एंड ओनली लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस वेयर एबल टू अफोर्ड इट। और तब के टाइम पे ये इतना एक्सपेंसिव था, मतलब इतना महंगा था कि हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। अभी के टाइम पे जब हम घर पे खरीद लेते हैं ना, बहुत लोग खरीद लेते हैं, तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे बहुत एक्सपेंसिव था, सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन ही इसे खरीद सकती थी, ठीक है। अब इसके देखते हैं, इसके मेन फीचर्स क्या है फर्स्ट जनरेशन के। अनरिलायबल, मतलब इस पे कोई भरोसा नहीं है, कभी भी फ्यूज हो सकता है, ठीक है। फिर वेरी कॉस्टली, इसके वो बहुत महंगा था, ठीक है। जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट, बहुत गर्मी पैदा करता था। स्लो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इसका इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस बहुत स्लो थे। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में मैंने पहले ही बताया, लेकिन फिर से इसके ऊपर बात करेंगे हम आगे जाकर, ठीक है। ह्यूज साइज, बहुत बड़ा साइज होता था इसका। इसको रखने के लिए एक रूम की जरूरत पड़ती थी या फिर एक हॉल की जरूरत पड़ती थी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक पूरा रूम पे इतना सारा जगह लग रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, नीड ऑफ एसी, इसको एसी की जरूरत होती थी ठंडा करने के लिए, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है ना। कंज्यूम अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खाता था, ठीक है। अब देखते हैं, उस टाइम पे कुछ कंप्यूटर्स बने थे, उस कंप्यूटर्स के नाम ये है, ठीक है। उन नामों को अभी के टाइम पे जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप कहाँ जाता है, कंप्यूटर कहाँ जाता है, उस टाइम पे ऐसे ऐसे नाम होते थे। ई एन आई ए सी, ई डी वी ए सी, फिर यू एन आई वी ए सी, ऐसा उसे नाम, उनके नाम दिए गए थे, ठीक है। अब हम देखेंगे सेकंड जनरेशन, ठीक है। तो सेकंड जनरेशन शुरू हुआ था 1956 से लेकर 1963 तक। द पीरियड ऑफ सेकंड जनरेशन वैज फ्रॉम 1956 टू 1963. In this generation, transistors were used to the use that were cheaper. इस टाइम पे ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया था, देखो इसे कहते हैं ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया था और ये काफी चीपर थे, मतलब बहुत ही सस्ते थे। कंज्यूम्ड लेस पावर, बहुत कम ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खाते थे, ठीक है। मोर कॉम्पैक्ट इन साइज, मतलब साइज में भी काफी छोटे थे। मोर रिलायबल एंड फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन मशीन्स मेड ऑफ, मतलब ये पहले वाले जनरेशन से ना काफी भरोसेमंद थे, ठीक है। पहले वाले जनरेशन का भरोसा नहीं था, कभी भी फ्यूज हो सकता था, लेकिन इस वाले जनरेशन की ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। ये काफी फर्स्ट जनरेशन के हिसाब से काफी रिलायबल था, काफी भरोसेमंद था। जो फर्स्ट जनरेशन में जो वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था ना, उससे ज्यादा अच्छा था, ठीक है। इन दिस जनरेशन मैग्नेटिक कोर्स वेयर यूज्ड एज अ प्राइमरी मेमोरी। मैग्नेटिक कोर्स मतलब चुंबकीय कुछ कोर्स का, चुंबकीय कोर्स कुछ तो होगा उस टाइम पे बना होगा, उस कोर का यूज किया गया था प्राइमरी मेमोरी के लिए, मतलब स्टोरेज के लिए उस चीज का यूज किया गया था। और मैग्नेटिक टेप का यूज किया गया था। मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क का यूज किया गया था सेकेंडरी स्टोरेज के लिए। इसके बारे में हम आगे और भी डिटेल में जानेंगे, अभी बस ये जान लो कि उस टाइम पे सेकंड जनरेशन में मैग्नेटिक कोड का यूज किया गया था प्राइमरी स्टोरेज के लिए, और मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क यूज किया गया था सेकेंडरी स्टोरेज के लिए। अब आगे देखते हैं इसके मेन फीचर्स क्या क्या थे। यूज ऑफ ट्रांजिस्टर्स, इसमें ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया था जिससे कि काफी अच्छा होता था काम, ठीक है, पहले के हिसाब से अच्छा होता था। रिलायबल इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट जनरेशन, ये फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले काफी ज्यादा भरोसेमंद था। स्मॉलर साइज एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले इसकी काफी जगह कम लगती थी, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के हिसाब से इसकी जगह काफी कम लगती थी। फिर जनरेटर लेस हीटेड एज कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में जितना गर्मी होता था उसके कंपेयर में इस वाले में कम गर्मी होती थी। फिर कंज्यूम्ड लेस इलेक्ट्रिसिटी एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन, मतलब फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले काफी ज्यादा कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था। फिर फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, मतलब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के हिसाब से ये कंप्यूटर काफी ज्यादा फास्ट था। स्टिल वेरी कॉस्टली, ये अभी भी बहुत ज्यादा महंगा ही था, ठीक है। फिर एसी रिक्वायर्ड, अभी भी इसको एसी की जरूरत पड़ती थी ठंडा करने के लिए। अब हम आगे देखते हैं इसके जो उस टाइम पे जो काफी सारे नाम कंप्यूटर्स बने थे उनके नाम क्या है। आई बी एम 1620, आई बी एम 7094, सी डी सी 1604, फिर सी डी सी 3600, ठीक है, ऐसे कुछ कंप्यूटर्स के नाम थे। आगे देखते हैं अब थर्ड जनरेशन में क्या था। थर्ड जनरेशन 1964 से लेकर 1971 तक था। द पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन वैज फ्रॉम 1964 टू 1971। द कंप्यूटर ऑफ थर्ड जनरेशन यूज इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इन्वेंशन किया गया था, देखो इंटीग्रेटेड सर्किट्स ये उससे काफी ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं, ठीक है, दिखने में लुक वाइज अच्छे लग रहे हैं, देखने में अच्छे लग रहे हैं। तो उस टाइम पे इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इन्वेंशन हो गया था। इंटीग्रेटेड सर्किट्स का शॉर्ट फॉर्म होता है आईसी,
ठीक है। इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स के बदले इनका यूज किया जाता था। पहले के सेकंड जनरेशन में तो ट्रांजिस्टर्स का यूज किया जाता था ना, उस यूज किया जाता था, उसके बदले अभी इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज किया जाता है। A single IC has many transistors and capacitors, मतलब ट्रांजिस्टर्स, रेसिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स, मतलब एक आईसी इन सभी के, इन तीनों के बराबर था, along with the associated सर्किटरी, मतलब काफी ज्यादा उन तीनों के बराबर में ये काफी अच्छा काम करता था। ठीक है। द आईसी वॉज इन्वेंटेड बाय द किल्बी जैक किल्बी ने आईसी का इन्वेंशन किया था। ठीक है। दिस डेवलप्ड मेड कंप्यूटर स्मॉलर इन साइज, रिलायबल एंड एफिशिएंट। इस डेवलपमेंट के बाद कंप्यूटर का साइज काफी स्मॉल हो गया। ठीक है। कंप्यूटर के साइज को काफी ज्यादा छोटा कर पाए, फिर रिलायबल और भी ज्यादा भरोसेमंद हो गया। ठीक है। और एफिशिएंट मतलब काफी ज्यादा अच्छा काम करने लगा। इसके फीचर देख लेते हैं। इसमें आईसी यूज किया गया है। ठीक है। आईसी मतलब ये वाले आईसी यूज किया गया है। मोर रिलायबल इन कंपेरिजन टू द प्रीवियस टू जनरेशन, ये काफी ज्यादा भरोसेमंद है पहले के दोनों जनरेशन से, मतलब जनरेशन 1 और जनरेशन 2 से ये थर्ड वाला काफी ज्यादा रिलायबल मतलब भरोसेमंद था। जनरेटर लेस हीट, ये बहुत कम गर्मी प्रोड्यूस करता था, कम गर्मी निकलती थी इससे। फिर स्मॉलर साइज, काफी छोटे साइज में था और काफी फास्ट भी था। फिर लेसर मेंटेनेंस, मतलब इसको ध्यान रखने के लिए कम ध्यान रखना पड़ता था, ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ती थी। फिर कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम यूज होता था। ठीक है। अब उस टाइम पे भी इसके भी कुछ नाम थे, IBM 360 सीरीज, फिर हनीबेल 3000 सीरीज, फिर IBM 370 बाय 168, फिर आई TDC 316। ठीक है। ऐसे कई सारे नाम थे कंप्यूटर्स के। अब फोर्थ जनरेशन देखते हैं। फोर्थ जनरेशन में क्या है? फोर्थ जनरेशन 1971 से अभी तक चल रहा है। ठीक है। 1971 से अभी तक चल रहा है। इट यूज लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये यूज करता है, मतलब इसमें यूज किया गया है LSIC। LSIC का फुल फॉर्म क्या है? लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज किया गया है। बिल्ड अ सिंगल सिलिकॉन क्लिप, ये देखो सिंगल सिलिकॉन क्लिप, एक सिलिकॉन टाइप का धातु होगा, उस क्लिप के अंदर इसको बनाया गया है। ठीक है। और इसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर। ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, जब माइक्रो प्रोसेसर का डेवलपमेंट हुआ, इट इज पॉसिबल टू प्लेस कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इट इज पॉसिबल टू प्लेस कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसको कहाँ पे लगाया गया? इस चीज को मतलब माइक्रो प्रोसेसर को सीपीयू के अंदर लगाया गया, सीपीयू के अंदर, प्रोसेसर के अंदर लगाया गया। ठीक है। दिस कंप्यूटर्स दिस कंप्यूटर्स आर कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर्स, इन कंप्यूटर्स को माइक्रो कंप्यूटर्स का नाम दिया गया है। लेटर LSIC was replaced the VLSIC, कुछ टाइम बाद LSIC जो कि लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट को बदल दिया गया VLSIC, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स के बदले LSIC को बदल दिया गया। पहले ये वाला था। ठीक है। आपने ऊपर भी देखा ये वाला है। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या किया, उसके कुछ टाइम बाद इसको इससे बदल दिया गया, VLSIC के बदले बदल दिया गया। द पर्सनल कंप्यूटर्स PC दैट यू सी इन द होम, स्कूल, शॉप, ऑफिस ऑफ द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, मतलब आप जो ऑफिस में देखते हो या फिर स्कूल में देखते हो या फिर शॉप में देखते हो, वो सारे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। द मेन फीचर्स, मतलब इसके कुछ फीचर्स हैं। VLIC टेक्नोलॉजी यूज, VLIC वेरी लार्ज क्या था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज किया गया था, काफी हाईटेक टेक्नोलॉजी था। फिर चीप, वेरी चीप, बहुत सस्ता था ये। फिर पोर्टेबल एंड रिलायबल, इसे आप पोर्टेबल मतलब कहीं पर भी ले जा सकते थे, और काफी भरोसेमंद भी था। यूज ऑफ पीसीज, ये इसे पीसीज में यूज किया गया था, पर्सनल कंप्यूटर्स में इसे यूज किया जाता था। फिर वेरी स्मॉल साइज, ये काफी स्मॉल साइज का था। फिर नो एसी रिक्वायर्ड, इसको एसी की जरूरत नहीं पड़ती थी। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट वैसे इंट्रोड्यूस, उस टाइम पे क्या था, इंटरनेट, जो नेट की जो सुविधा थी उस टाइम पे वो आ गया था। ठीक है। मार्केट में उस टाइम नेट का इन्वेंशन आ गया था। इसके कुछ नाम थे। सम कंप्यूटर्स ऑफ द जनरेशन वेयर DEC 10 स्टार 1000, TDP 11। ठीक है। ऐसे कुछ नाम थे।
अब देखते हैं फर्स्ट जनरेशन, जो कि अभी तक डेवलपमेंट में चल रहा है। ठीक है, अभी के टाइम पे जो चल रहा है अभी भी डेवलपमेंट, मतलब उस पर अभी भी काम चल रहा है, उसको और भी ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर डेवलपमेंट फेज, ये अभी डेवलपमेंट फेज में चल रहा है। ठीक है, द स्पीड ऑफ एक्सट्रीमली हाई इन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, इनकी जो स्पीड है ना वो काफी ज्यादा हाई है। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई है। एक्सट्रीमली का मतलब हाई, मतलब हद से ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा स्पीड से काम करता है। इट कैन परफॉर्म पैरेलल प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब है कि एक टाइम पर ये कंप्यूटर बहुत सारे काम कर सकता है। ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग मींस कंप्यूटर कैन वर्क सेवरल टास्क एट अ टाइम, मतलब वही है पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब। यहाँ बताया गया है कि सेवरल टास्क मतलब काफी सारे काम एक ही टाइम पर हम कर सकते हैं। द मेन फीचर्स ऑफ द फिफ्थ जनरेशन आर ULSI टेक्नोलॉजी, अल्ट्रा लार्ज स्केल अल्ट्रा लार्ज स्केल सर्किट, अल्ट्रा लार्ज स्केल सर्किट का यूज किया गया था इसमें, अल्ट्रा लार्ज स्केल। ठीक है, मतलब पहला जो क्या था LIC LS ना एल LSI का था। ठीक है, जो क्या लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड था, इंटीग्रेटेड सर्किट था। फिर आया VLIC। ठीक है, VLIC, फिर यहाँ पे आया ULSI। ठीक है, ये काफी ज्यादा उससे भी ज्यादा एडवांस था। ठीक है, फिर डेवलपमेंट ऑफ ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेवलपमेंट उस टाइम पे डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI का डेवलपमेंट हो चुका था। ठीक है, एडवांसमेंट इन पैरेलल प्रोसेसिंग, इसमें काफी ज्यादा एडवांस था कि एक टाइम पे आप बहुत सारे काम कर सकते हो। ठीक है, तो इसके कुछ नाम है, वो है डेस्कटॉप और कंप्यूटर। ठीक है, हाँ, इनका नाम यही है, डेस्कटॉप है और एक कंप्यूटर है। डेस्कटॉप मतलब डेस्क के ऊपर रखा होता है, और लैपटॉप जो आप घर मतलब गोदी में रख कर यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे समराइजेशन ऑफ ऑल जनरेशन, मतलब सारे जनरेशन को थोड़ा स्मॉल में समझ लेते हैं। ठीक है, सारे जनरेशन को थोड़ा स्मॉल में समझ लेते हैं यहाँ पर, मतलब एक टेबल से बना हुआ है। ठीक है, ज्यादातर जगह पे मतलब एग्जाम वगैरह में ये यूज मतलब पूछ लेते हैं। ठीक है, कि कौन सी जनरेशन में किस डिवाइस का यूज किया गया था और वो कितने टाइम से कितने टाइम तक चला था। ठीक है, यूज इन डिवाइस, वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में था, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, और वो कितने टाइम तक था, 1940 से लेकर 1956 तक था। फिर सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया था, ट्रांजिस्टर्स का, और उसकी जो टाइमिंग थी वो 1956 से लेकर 1963 तक था। फिर थर्ड जनरेशन में क्या था, थर्ड जनरेशन में IC का इन्वेंट हुआ था, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इन्वेंशन किया गया था। और वो कब तक था, 1964 से लेकर 1971 तक था। फिर नेक्स्ट आया थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन आया। फोर्थ जनरेशन में LSIC का इन्वेंशन हुआ, एंड VLSIC का इन्वेंशन हुआ, इन दोनों को लगाया गया, और वो 1971 से प्रेजेंट टाइम तक, मतलब अभी तक वो चल रहा है। ठीक है, फिर फिफ्थ जनरेशन में VLSIC का यूज किया गया। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन में डेवलपमेंट फेज जिस पे अभी भी काम चल रहा है। ठीक है, अभी भी उसको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट जनरेशन का हुआ, ये सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है, ये थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर, ये फोर्थ का, और ये फिफ्थ का, काफी छोटा और कॉम्पैक्ट हो गया। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन, एक सेकेंड, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज। अब साइज के ऊपर इनका एक नाम रखा गया। ठीक है, इनके साइज के ऊपर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज। पहले वाला जो है वो है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा वाला मिनी कंप्यूटर, तीसरा वाला मेन फ्रेम कंप्यूटर, और लास्ट वाला सुपर कंप्यूटर। ठीक है, अब माइक्रो कंप्यूटर्स में काफी सारे आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स के भी 3 डिविजन्स हैं। ठीक है, एक हो गया डेस्कटॉप, तो डेस्क के ऊपर रखा जाता है, एक हो गया लैपटॉप जो आप गोदी पे रख के काम कर सकते हो, और एक हो गया प्लाम टॉप, जिस पे आप हाथ पे भी रख के काम कर सकते हो, या फोन भी समझ सकते हो, या फिर पाम टॉप मतलब हाथ पे रखने वाला, ये आजकल ज्यादा यूज नहीं होता, आजकल ज्यादा लोग फोन का यूज कर सकते हो। तो पाम टॉप एक तरह से हाथ के ऊपर जो रखकर जो काम कर सकते हैं, या फिर फोन भी कह सकते हो। ठीक है, अब माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होता है देखते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स, दिस कंप्यूटर्स आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ वेरियस सिंपल टास्क। ये काफी मतलब छोटे में होता है, इसका काफी साइज काफी छोटा होता है, और इसे सिंपल कामों में यूज किया जाता है। जैसे कि अगर कंप्यूटर सेंटर हो गया या फिर कहीं काम वाम हो गया। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल में देख लेते हैं, दिस कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर स्कूल, होम, पर्सनल यूज एक्सेट्रा। स्कूल में काम कर सकता है, होम में घर में काम कर सकता है, या फिर पर्सनल काम के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है,
माइक्रो कंप्यूटर्स आर द थ्री टाइप्स डेस्कटॉप, थ्री टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला होता है डेस्कटॉप, और कंप्यूटर दैट इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल। डेस्कटॉप क्या होता है, जो कंप्यूटर हम टेबल के ऊपर रख सकते हैं उन्हें डेस्कटॉप कंप्यूटर कहा जाता है। दूसरा लैपटॉप, इट इज अ प्लेस्ड ऑन लैप, मतलब जिस लैपटॉप को आप अपने गोदी पे रख के काम कर सकते हो उन्हें लैपटॉप कहा जाता है, जिस कंप्यूटर्स को, ठीक है। अगला आता है पाम टॉप। पाम टॉप इट इज द प्लेस्ड ऑन पाम। पाम टॉप, पाम कौन सा हिस्सा होता है, जो कि हमारे एल्बो से लेकर जो हमारे हैंड तक होता है ना, हैंड तक उसके बीच में जो एरिया है उसको पाम कहते हैं, ठीक है। वहां तक रखने वाले चीज को पाम टॉप कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है, द मिनी कंप्यूटर्स विच आर फास्टर एंड मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर। ये जो मिनी कंप्यूटर होता है ना, ये मोर पावरफुल मतलब कई गुना पावरफुल होता है माइक्रो कंप्यूटर से, ठीक है। These are used for payroll preparation and scientific computations, college, university, research organizations, industries, engineering, design, work, etc. अब देखो, आपको ने पता, मैंने बता दिया कि मिनी कंप्यूटर जो होता है वो माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा फास्ट काम कर सकते हैं और ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। अब ये कहाँ का काम आता है, पेरोल के टाइम। पेरोल मतलब अगर सैलरी देने की टाइम आई, सैलरी देने की, या फिर कोई हेड ऑफिस वगैरह में, या फिर कॉल सेंटर में। कॉल सेंटर मतलब जो पुलिस का जो कॉल सेंटर होता है, पुलिस का जो हेल्पलाइन नंबर होता है, वहाँ पे इस कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है, ठीक है। ये काफी अच्छा काम करता है इसलिए। फिर कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, इंजीनियरिंग डिजाइन में इस कंप्यूटर का यूज किया जाता है, ये काफी फास्ट होता है ना, इसीलिए। अब देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। द मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर फास्टर एंड मोर पावरफुल देन मिनी कंप्यूटर। अब जो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है ना, ये मिनी कंप्यूटर का भी बाप है, ठीक है। आप देख ही सकते हो कितना बड़ा एरिया लेकर इस मेन फ्रेम कंप्यूटर को बनाया गया है, ठीक है, मतलब रखा गया है। ये काफी फास्ट होता है मिनी कंप्यूटर से। These computers are used in research organizations and large industries, business, government organizations, bank and airline reservations, etc. अब ये कहाँ यूज होता है, जो रिसर्च वगैरह करते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, या फिर कोई लार्ज इंडस्ट्रीज हो गया, केमिकल इंडस्ट्रीज मतलब, और केमिकल इंडस्ट्री आईटी इंडस्ट्रीज में हो गया, फिर ऐसे गवर्नमेंट के जो काम ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है, फिर बैंक वगैरह में, एयरलाइंस में, वहां पे मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है। मतलब देखो, कंप्यूटर छोटा सा ही होता है जहां पे काम करता है, लेकिन उसका जो डेटा सर्वर होता है ना, डेटा जो नेटवर्क का होता है वो इतना बड़ा होता है, ठीक है। वहां पे काफी सारे डेटा रखा होता है, या फिर मतलब जो, देखो स्क्रीन छोटा होगा, स्क्रीन छोटा है तो क्या हुआ, लेकिन उसका जो चलने का जो पूरा तरीका है वो तो काफी बड़ा है ना। आपके सामने भले ही ना हो, लेकिन वो किसी रूम में तो है, और यही होता है, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर भले आपको छोटा लगे, मैंने जब यहाँ पे एयरलाइन, कहाँ पर एयरलाइन में तो आप लोगों ने देखा है कि सामने एक छोटा सा कंप्यूटर रखा होता है, तो ये इतना बड़ा कंप्यूटर फिर कैसे बोल रहे हैं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर काफी पावरफुल होता है। वो क्या है कि सामने कंप्यूटर छोटा रहता है, लेकिन पीछे का जो बैकग्राउंड का जो सिस्टम है वो तो काफी बड़ा है ना। तो आगे देखते हैं। अब देखो, ओ तेरी, ये तो और भी सबसे ज्यादा धांसू और सभी का बाप, ठीक है, एकदम ग्रैंड फादर की तरह, ठीक है। सुपर कंप्यूटर्स आर फास्टर एंड मोर पावरफुल देन मेन फ्रेम कंप्यूटर and used for the weather forecasting, weapon research and development, rocket launching, nuclear plant, फिर to control the satellites etc. अब ये जो सुपर कंप्यूटर होता है ना, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से भी ज्यादा पावरफुल होता है। अब ये कहाँ यूज होता है, वेदर फोरकास्टिंग मतलब ये जो वेदर, क्या बोलूं, वेदर को हिंदी में क्या कहते हैं, वेदर मतलब क्लाइमेट। क्लाइमेट भी तो इंग्लिश ही हो गया, तो कोई नहीं, आप लोग समझ लेना, इतने तो आप समझदार हो ही, ठीक है, मेरे से भी ज्यादा समझदार हो। वेदर फोरकास्टिंग मतलब जो अभी की जो हालत है, मतलब आसमान की जो हालत है उसके ऊपर फोरकास्टिंग होता है, ठीक है, कि कैसा होगा, बारिश नहीं होगा, धूप निकलेगी, इन सब चीजों पर काम करता है। फिर वेपन रिसर्च, फिर डेवलपमेंट, फिर रॉकेट लॉन्चिंग, मतलब रॉकेट लॉन्चिंग के टाइम सुपर कंप्यूटर्स वहाँ पे लगाए जाते हैं, मतलब रॉकेट लॉन्चिंग जहाँ पे होता है वहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है। फिर न्यूक्लियर प्लांट में, न्यूक्लियर जहाँ पे प्लांट वगैरह होता है वहाँ पे यूज किया जाता है। फिर सैटेलाइट्स को कंट्रोल करने में यूज किया जाता है सुपर कंप्यूटर्स का, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। कुछ ऐसे जरूरी डेफिनेशंस होते हैं जिन्हें हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, अभी हम उन्हीं पे बात करेंगे। डेटा, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर नोन एज डेटा। कुछ रॉ फैक्ट्स, आप देखो, देखो पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर मैं इसके बाद मतलब मैं हिंदी में बताऊंगा। व्हेन वी गिव इनपुट टू द कंप्यूटर, दिस इनपुट इज आल्सो नोन एज डेटा। रॉ डेटा मैंने पहले ही बताया था, पहले वाले वीडियो में। रॉ डेटा मतलब रॉ फैक्ट्स मतलब कच्चे कुछ फैक्ट्स होते हैं, मतलब कुछ
ठोस चीजें जिनका कोई मतलब होता है, एंड फिगर्स कुछ फोटोज, उन चीजों को डेटा कहा जाता है जो कि हम कंप्यूटर को देता है इनपुट के थ्रू। इनपुट को थ्रू जो हम कंप्यूटर को देते हैं, दिस इनपुट इज ऑल्सो नोन एज डेटा। उन्हीं चीजों को डेटा कहा जाता है जो हम इनपुट्स के थ्रू देते हैं। जैसे कि हम कीबोर्ड में अगर कुछ टाइप करते हैं ना, तो जो चीजें हम टाइप करते हैं वही कंप्यूटर के लिए एक डेटा कहा जाता है, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन क्या होता है? प्रोसेस डेटा इज नोन एज अ इंफॉर्मेशन। जो डेटा हमने कंप्यूटर को भेजा है, उसको जब वो प्रोसेस हो जाता है फिर वो एक इंफॉर्मेशन में बदल जाता है, ठीक है। व्हेन डेटा इज प्रोसेस्ड एंड डिस्प्ले इट एज आउटपुट, फिर वो जब प्रोसेस कर लेता है, फिर वो जब हमें शो होता है ना, मतलब हमें कहीं दिखता है, उस चीज को आउटपुट कहा जाता है। दिस आउटपुट इज नोन एज इंफॉर्मेशन, और उस आउटपुट को इंफॉर्मेशन कहा जाता है। इंफॉर्मेशन में भी टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है। और जो इमेज इंफॉर्मेशन है ना, वो टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल के समझाता हूँ, जो कि मैंने पार्ट 1 में समझाया था। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा क्रोम में गया, ठीक है। अब मैं कीबोर्ड जो हमारा इनपुट डिवाइस है, उससे मैं एक इनपुट डाटा, मतलब एक कच्चा डेटा मैं भेजूंगा। व्हाट इज कंप्यूटर? ये क्या होगा? ये हो गया हमारा एक रॉ डेटा, ठीक है, जो कि कंप्यूटर के लिए अब एक डेटा बन चुका है। अब मैं इसे एंटर करता हूँ, तो ये क्या हुआ? प्रोसेस हुआ, ठीक है। प्रोसेस हुआ। प्रोसेस होने के बाद हमें जो चीज डेटा हमें दिखा, मतलब इसका जो हमने डेटा जो हमने इनपुट दिया था, फिर जो प्रोसेसिंग हुई, फिर जो हमारा निकल के आया ना, ये हो गया हमारा आउटपुट, ठीक है। अब आउटपुट हमारा इमेज भी हो सकता है, ठीक है। आउटपुट हमारा इमेज भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, ठीक है। और कोई डेटा भी हो सकता है जो कि हमारे पास टेक्स्ट में आया है, ठीक है। आप इसको क्लियर कर लो, ठीक है। या फिर अगर क्लियर नहीं होता तो वीडियो थोड़ा बैक करके भी देख सकते हो। मैं फिर से बता देता हूँ। हमने पहले एक रॉ डेटा लिखा, वो रॉ डेटा कंप्यूटर के लिए एक डेटा में बदल गया। फिर उस डेटा से उसने प्रोसेसिंग किया। फिर प्रोसेसिंग करने के बाद हमें एक आउटपुट मिला, जो क्या हमारा टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, और वीडियो भी हो सकता है, ठीक है। बैक आते हैं, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन का कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हमें, अब इन्फॉर्मेशन क्या? वही जो टेक्स्ट, इमेज, वीडियो आया, वो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। वो हमारे लिए जरूरी चीज है। अब नेक्स्ट देखते हैं वायरस। वायरस क्या होता है? अ कंप्यूटर वायरस इज अ program or piece of code that is loaded onto your computer knowledge without your knowledge and runs against your wishes। ये वायरस एक ऐसा पीस होता है या फिर ऐसा एक कोड होता है जो कि हमारे बिना मर्जी के खिलाफ, हमारे नॉलेज के खिलाफ, हमारे बिना मर्जी के खिलाफ, हम जो चाहते हैं उसके खिलाफ जाकर हमारे सिस्टम में आ जाता है, ठीक है। हमारे सिस्टम में आ जाता है। वायरस कैन ऑल्सो रिप्लीकेट देमसेल्व्स, और ये अपने आप को बढ़ाता रहता है, ठीक है। मतलब हमारे मर्जी के बिना आता, बिना हमारे कंप्यूटर में आता है, ठीक है। और खुद ब खुद चलने लग जाता है, और हमारे मर्जी के बिना हर काम करने लग जाता है, और अपने आप को ग्रो करता रहता है, ठीक है। यही हो गया वायरस। अब देखेंगे इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या आता है, ठीक है। जो हमने इनपुट डिवाइस ऊपर बात किया ना, उसके बारे में अब और भी डिटेल में जानेंगे, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस क्या होता है? The input data is entered into the computer is known as input। अब जो हम डेटा को लिखते हैं ना, कंप्यूटर में लिखते हैं, जो लिखकर हम कंप्यूटर को भेजते हैं, वो उसके लिए एक इनपुट बन जाता है, ठीक है। इनपुट डेटा बन जाता है, जो डिवाइसेस के थ्रू जो भेजते हैं ना, ये जो हम डेटा एंटर करते हैं, वो जब कंप्यूटर के पास जाता है ना, वो उसके लिए एक इनपुट बन जाता है, ठीक है। दिस इनपुट्स रिक्वायर्ड सम डिवाइसेस टू एंटर इट। अब इस इनपुट डेटा को भेजने के लिए कुछ डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। इस सब इन डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है उस इनपुट डेटा को भेजने के लिए, ठीक है, कंप्यूटर तक। दिस डिवाइसेस आर नोन एज इनपुट डिवाइसेस, और इन डिवाइसेस को इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस आर ऑफ सेवरल टाइप्स सच एज, और ये इनपुट डिवाइसेस कई तरह के होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। ऐसे कई तरह के होते हैं। अब हम पहला देखते हैं, वो है हमारा कीबोर्ड। पहला इनपुट डिवाइसेस देखेंगे, वो है हमारा कीबोर्ड। Keyboard is an input device which is used to enter any text, number, symbol into the computer। अब ये जो कीबोर्ड होता है ना, इसके थ्रू हम क्या क्या एंटर कर सकते हैं, ठीक है। इसके थ्रू हम टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं,
फिर नंबर एंटर कर सकते हैं, फिर सिंबल एंटर कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को हम कंप्यूटर तक भेज सकते हैं, ठीक है, एंटर करके। फिर कीबोर्ड इज द मेन पार्ट ऑफ द इनपुट डिवाइसेस, और इनपुट डिवाइसेस जितने भी इनपुट डिवाइसेस क्यों ना हो, उन सभी में से ये जो कीबोर्ड होता है ना, ये हमारा सबसे जरूरी इनपुट डिवाइसेस होता है, ठीक है। इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बिना आप डेटा टाइप नहीं कर सकते ना कि आपको क्या भेजना है। इसलिए कीबोर्ड जो होता है ना, वो हमारा सबसे जरूरी इनपुट डिवाइसेस बन जाता है, ठीक है। कीबोर्ड इज डिजाइन बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ कीज, और जो इस कीबोर्ड को डिजाइन किया गया था ना, इसमें काफी सारे अलग अलग कीज है, मतलब अलग अलग बटन से इस कीबोर्ड को बनाया गया था। पहला है हमारा एस्केप की, फिर बैकपेस की एंड डिलीट की, फिर आता है सिंबल्स, फिर पेज अप एंड पेज डाउन, फिर स्पेस बार एंड टैब की, फिर आता है शिफ्ट की, फिर आता है प्रिंट स्क्रीन बटन आता है, फिर एंटर की आता है, फंक्शन की आता है, नंबर की आता है, अल्फाबेट की आता है, कैप्स लॉक की आता है, फिर होम एंड एंड बटन आता है, फिर एरो की आता है। अब देखो यहाँ पे इन सभी का नाम दिया गया है, लेकिन इसके बारे में जब मैं व्हाट इज कीबोर्ड के बारे में जब मैं टॉपिक पे जाऊंगा ना, तब मैं इस सभी चीजों के बारे में आपको क्लियरली वहां पे बता दूंगा कि कीबोर्ड में क्या क्या रहता है, ठीक है। वहां पे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आता है माउस। माउस क्या होता है? माउस इज एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज टू ड्रॉ एनी डायग्राम और सिलेक्ट एनी फाइल, फोल्डर, सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। अब क्या होता है, आप माउस से कोई भी चीज ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ड्रॉ वगैरह मान लो, जैसे कि यहाँ पे मैं ड्रॉ में जाता हूँ, ठीक है। ड्रॉ से मैं ये मैं पेंसिल लेता हूँ, ठीक है, देखो मैं ड्रॉ कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया कि आप माउस से ड्रॉ कर सकते हो। ये जो ड्रॉ मैंने किया ना, माउस से किया मैंने, ड्रैग करके, ठीक है, बैक कर लेता हूँ। या फिर आप किसी भी चीज को सिलेक्ट कर सकते हो, फाइल हो सकता है, फोल्डर हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर मैं गया, फिर मैंने यहाँ पे जो ये देखो एम एस वर्ड है ना, एम एस वर्ड में क्लिक कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको क्लिक कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको क्लिक कर सकता हूँ, या फिर मैं किसी भी चीज को सिलेक्ट कर सकता हूँ। देखो मैं सिलेक्ट कर ले, इन सभी को ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पर देखो मैंने एम एस वर्ड को जो मैं चालू कर रहा हूँ ना, इसको भी तो मैं क्लिक करके चालू कर रहा हूँ ना। तो वही है कि आप किसी भी चीज को सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर ड्रॉ कर सकते हो, या फिर किसी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हो, फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हो, सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट कर सकते हो। सॉफ्टवेयर का मतलब एप्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एप्स को सिलेक्ट कर सकते हो ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन में जो शो होते हैं, उन्हीं चीजों को आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जाओ, उन्हीं चीजों को आप सिलेक्ट कर सकते हो। इस ये थोड़ा अच्छा है, माउस की तरह काम कर रहा है, सही है, थोड़ा बड़ा हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, एन एरो मूव्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, दिस एरो इज नोन एज माउस पॉइंटर एंड इट हैज टू बटन्स। अब देखो पहले यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे जो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, ये देखो ये जो एरो है ना, इस एरो को माउस से जो मैं इधर उधर मूव कर रहा हूँ ना, इस एरो को माउस पॉइंटर कहा जाता है, ठीक है। इस एरो को माउस पॉइंटर कहा जाता है। एंड इट हैज टू बटन्स, और माउस में ना दो बटन्स होते हैं, एक होता है लेफ्ट बटन, एक होता है राइट बटन, ठीक है। लेफ्ट से आप सिलेक्ट कर सकते हो, और राइट बटन से आप मोर ऑप्शंस खोल सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने राइट क्लिक करता हूँ, अभी ये मेरा ऑन है ना, जो मैं बंद करता हूँ। यहाँ से अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ ना, यहाँ यहाँ से अगर राइट क्लिक करता हूँ तो मोर ऑप्शंस खुल के आते हैं। और अगर मैं सिंगल राइट लेफ्ट क्लिक करता हूँ ना, तो बस मैं टैप कर सकता हूँ, ठीक है। कहीं पर भी कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। कहीं पर भी मैं कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, कहीं पर भी यहाँ देखो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये सब मैं लेफ्ट की से कर रहा हूँ, ठीक है। लेफ्ट की से कर रहा हूँ। और राइट क्लिक से क्या होता है, राइट क्लिक से मोर ऑप्शंस खुल के आते हैं, मोर ऑप्शंस खुल के आते हैं। अब यहाँ पे आगे देखते हैं। अब हम जब माउस के ऊपर बात करेंगे, तब मैं इसको आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बस इतना समझ के रखो कि आप माउस से क्या कर सकते हो। माउस से आप लेफ्ट राइट क्लिक कर सकते हो, इसमें लेफ्ट राइट बटन रहता है। फिर आप किसी भी चीज को सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और इसमें जो ये एरो होता है, एरो को माउस पॉइंटर कहा जाता है, ठीक है। बस ये याद रखो, और कुछ नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो लगता है बंद करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आगे टॉपिक आता है स्कैनर, ठीक है। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस scanning as a process which is used to scan the document and create its image in the computer. uh, there are many types of scanners. अब देखो स्कैनर क्या होता है। स्कैनर एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए। जैसे कि गूगल स्कैन होता है ना, गूगल स्कैन तो पता ही होगा, ठीक है, आजकल के टाइम पे किसी भी को। गूगल स्कैन जो क्या होता है कि आप गूगल में किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हो, फिर उसके बारे में सर्च कर सकते हो, या फिर उसको कॉपी कर सकते हो, या फिर कोई इमेज वगैरह क्रिएट कर सकते हो आप स्कैनर से, ठीक है।
या फिर आप क्रिएट का मतलब हो गया जैसे कि हाँ, हमारा फिंगरप्रिंट है। फिंगरप्रिंट में अगर मैं फिंगर टच करता हूँ तो वो हमारे स्क्रीन के उसको इमेज को वो ट्रैक करता है कि ये इन्हीं का फोन है, फिर वो लॉक खुल जाता है। फिर या तो क्या, स्कैन द डॉक्यूमेंट, जो कि मैंने गूगल का जो स्कैनर है उसके बारे में जो एग्जांपल दिया मैंने। तो स्कैनर क्या होता है, किसी भी चीज को स्कैन करने के लिए फिर आधार कार्ड में जो आधार कार्ड बनाने से पहले जो स्कैन करना पड़ता है, फिंगरप्रिंट्स का स्कैन देना पड़ता है। तो स्कैनर आजकल हर जगह पे यूज होता है। तो मैनी देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ स्कैनर्स होते हैं, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। कैमरा, कैमरा इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस, ये भी एक तरह का इनपुट डिवाइसेस है। विच इज यूज टू कैप्चर एनी सेंस एंड डिस्प्ले इनटू अ इमेज, ये किसी भी सेंस को मतलब सीन्स को मतलब किसी भी एक दृश्य को ये कैप्चर करता है, फिर हमें एक स्क्रीन पर शो करता है, ठीक है। ये किसी भी चीज को कैप्चर करता है फिर हमें एक डिस्प्ले पर शो करता है। अब जॉयस्टिक, जॉयस्टिक क्या होता है? जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस एंड यूज टू प्ले गेम्स। जॉयस्टिक एक ऐसा इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस होता है जो कि गेम्स में यूज किया जाता है। जॉयस्टिक क्या होता है ना, जॉयस्टिक मान लो आप फ्री फायर खेल रहे हो, ठीक है। फ्री फायर में अगर आगे जाना हो तो जॉयस्टिक से आप आगे कर दोगे तो मतलब एक तरह से लिवर की तरह काम करता है, जो कि कार्ड में होता है ना लिवर, उसकी तरह काम करता है। अगर आगे कर दोगे तो आगे हो जाएगा, पीछे करोगे तो पीछे हो जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, राइट में जाएगा। तो इस तरह से जॉयस्टिक काम करता है। आप आगे करोगे तो आगे हो जाएगा, पीछे करो तो पीछे, लेफ्ट में जाओगे तो लेफ्ट में जाने लग जाएगा, और राइट में करो तो राइट में जाने लग जाएगा। तो ये सिर्फ गेम में यूज होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे आउटपुट डिवाइस, द डेटा दैट इज प्रोवाइडेड बाय द कंप्यूटर। मतलब जो डेटा हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, दिस इज डेटा इज नोन एज आउटपुट। फिर वो उस डेटा को आउटपुट में शो करता है, ठीक है। अब हम इसे समझते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर मैं गूगल में जाता हूँ, गूगल में जाकर मैं कुछ टाइप करता हूँ, तो मैंने टाइप तो किया, अब वो हमें कहाँ पे शो होगा? जो जिस डिवाइस पे वो हमें शो होगा उसे आउटपुट डिवाइस कहा जाता है, ठीक है। वी नीड सम डिवाइसेस टू रिट्राइव दैट डेटा। कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो डेटा को रखते हैं, ठीक है, रिकवर करते हैं, ठीक है। दोज डिवाइसेस एज नोन एज आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस में ही जो डेटा होता है वो हमारा स्टोर रहता है, ठीक है। सच एज मॉनिटर, प्रिंटर एक्सेट्रा। अब मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर में जैसे कि हम अगर मैं मान लो कोई डेटा लिखता हूँ, ठीक है। उस डेटा को मैं अगर सेव करके रखता हूँ, जैसे कि मेरा जो पीडीएफ है ये मैंने लिखा यहाँ पे, लिखने के बाद सेव कहाँ पे है? मैंने इनपुट डिवाइसेस में ही तो है, मेरा स्क्रीन में ही तो है, ठीक है। स्क्रीन में मुझे शो तो हो रहा है, इसलिए इसे मॉनिटर कहा जाता है, ठीक है। मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइसेस है। फिर प्रिंटर है, जैसे कि अगर मैंने ये वाला पीडीएफ बनाया, फिर पीडीएफ बनाने के बाद अगर मैं इसे प्रिंट करता हूँ तो वहां पे भी तो हमारा डेटा रहता है ना, और एक्सेट्रा और भी कई सारे हो सकते हैं। तो मॉनिटर के बारे में जान लेते हैं। मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट डिस्प्ले पिक्चर्स ऑन इट स्क्रीन। मॉनिटर एक ऐसा डिवाइस होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसके डिस्प्ले में हमें पिक्चर्स दिखता है, या फिर कोई भी काम हमें उस पर शो होता है, ठीक है। जैसे कि ये जो एक पूरा स्क्रीन है ना, एक तरह से पिक्चर ही तो है, एक तरह से फोटो ही तो है, ठीक है। मैं मानता हूँ बहुत कुछ लिखा हुआ है इसमें, लेकिन एक तरह से फोटो ही तो है, ठीक है। द कंप्यूटर स्क्रीन इज मेड अप ऑफ टाइनी डॉट्स। ये जो कंप्यूटर जो स्क्रीन होता है ना, ये बहुत छोटे छोटे डॉट से बनाया जाता है, बहुत छोटे छोटे डॉट से, जिसे कि पिक्सल कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं स्क्रीन को देखो जूम करता हूँ ना, जूम करता हूँ, यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये जो इसका जो स्क्रीन होता है ना, अ, आपने वो देखा है कि अगर कभी कभी अगर जब हमारा स्क्रीन वगैरह खराब हो जाता है, खराब हो जाने के बाद वहाँ पे काफी सारे कलर के डॉट दिखने शुरू हो जाते हैं, काफी सारे कलर के डॉट दिखना शुरू हो जाते हैं। वो होते हैं टाइनी पिक्सल्स, ठीक है, टाइनी डॉट्स। द टाइनी डॉट्स आर नोन एज पिक्सल्स। इन्हें पिक्सल्स कहा जाता है। बहुत सारे डॉट दिखे होंगे, बहुत दिख रहे होंगे, बहुत सारे कलर के, एक दो तीन चार पांच, बहुत सारे डॉट्स दिखते हैं ना, छोटे छोटे डॉट्स, ठीक है। उन्हें टाइनी डॉट्स कहा जाता है, और उन टाइनी डॉट्स को उन्हें पिक्सल्स का नाम दिया गया है, ठीक है। कंप्यूटर मॉनिटर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ठीक है। कंप्यूटर के जो मॉनिटर होता है ना वो काफी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। मॉनिटर मतलब स्क्रीन, ठीक है। डेस्कटॉप कंप्यूटर में जो स्क्रीन रहता है ना उसे मॉनिटर कहा जाता है। काफी अलग अलग तरह के होता है, जैसे कि मोनोक्रोम होता है, एलसीडी होता है, एलईडी होता है। अरे जैसे कि टीवी का नाम होता है ना, एलसीडी होता है, एलईडी होता है, ठीक है, वैसे ही इसका भी वही नाम है, ठीक है। मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर को जाना जाता है वीडीयू मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट मतलब विजुअल मतलब देख सकते हैं, डिस्प्ले जहाँ पे शो होता है, और यूनिट मतलब हमें एक विजुअली दिखाने में मदद करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वो है हमारा प्रिंटर।
प्रिंटर भी एक तरह का हमारा आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस विच इज यूज टू प्रिंट एनी टेक्स्ट और इमेज ऑन अ पेपर। इससे आउटपुट डिवाइस में क्या होता है कि मतलब प्रिंटर वाले आउटपुट डिवाइस में क्या होता है, आप किसी भी टेक्स्ट को और इमेज को आप प्रिंट कर सकते हो पेपर में, ठीक है। व्हेन द टेक्स्ट इमेज फाइल इज प्रिंटेड दिस कॉपी इज नोन एज हार्ड कॉपी, ठीक है। अब जब वो कोई भी टेक्स्ट हो या फिर कोई भी इमेज हो, जब वो प्रिंट हो जाता है ना, फिर वो हमारे लिए एक हार्ड कॉपी बन जाता है। जैसे कि अभी ये जो डेटा मैंने लिख रखा है यहाँ पे, जो नोट्स बना रखे हैं, ये हमारा सॉफ्ट कॉपी है, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी का मतलब है हम उसे हाथ नहीं लगा सकते, जब हम सिर्फ उसे देख सकते हैं। लेकिन जब ये हार्ड कॉपी बन जाता है ना प्रिंट होने के बाद, फिर हम उसे छू सकते हैं, ठीक है। इसलिए उसे हार्ड कॉपी कहा जाता है। अब हमारा आता है स्पीकर। स्पीकर क्या होता है? स्पीकर आर यूज टू प्ले साउंड, दे कैन बी कनेक्टेड विथ केबल्स। अब स्पीकर जो होता है वो हमें साउंड देता है, ठीक है। साउंड देता है, दे कैन बी कनेक्टेड विथ केबल्स। ये केबल के थ्रू कनेक्ट रहता है, मतलब वायर के थ्रू कंप्यूटर से कनेक्ट रहता है। स्पीकर्स अलाउ यू टू लिसन टू म्यूजिक एंड हेयर साउंड इफेक्ट्स फ्रॉम योर कंप्यूटर। स्पीकर हमें क्या चीज में मदद करता है? स्पीकर हमें मदद करता है कोई भी म्यूजिक सुनने में, या फिर जो सिस्टम के अंदर जो साउंड होता है ना, जैसे कि नोटिफिकेशन साउंड हो गया, या फिर ऐसे और भी कई सारे साउंड्स होते हैं जो कि कंप्यूटर के साउंड्स होते हैं, वो हमें सुनने में मदद करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि मुझे पता है फंडामेंटल कंप्यूटर कॉन्सेप्ट मैंने बहुत बड़ा है, मैंने कहा था आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और एक लास्ट वीडियो कल बनेगा, जिसके बाद हमारा पूरा फंडामेंटल कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट ये पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और मैं इसको ज्यादा नहीं खींचूंगा, ठीक है। कल लास्ट डे है हमारा, कल कंप्यूटर फंडामेंटल्स का पूरा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो इसी चीज़ों को आप अच्छे से रिवाइज करो, और आपने पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से जाकर देख लेना, ठीक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, जिससे कि हमारे जितने भी अब आगे डेली जब हमारे वीडियोस आएंगे तो हर एक का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो आप हमारा ये वीडियो पहले ही देख पाओगे, ठीक है। और इसके नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। आज हमने जो वीडियो करा है, आज हमने जितना भी पार्ट कवर किया है, उसका मैं पूरा पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर लिंक से डाउनलोड कर लेना।